अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं एक नामवर एलिमेंट फॉस्फोरस की। इसकी अहमियत ज़िंदगी में और किस तरह ये काम करता है लिविंग सिस्टम्स या जानदार चीज़ों के अंदर। तो हम बात करेंगे फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। सबसे पहले तो हम इस बात की तारीफ करेंगे कि फॉस्फोरस एक निहायत ही रिएक्टिव एलिमेंट है और मुश्किल ही है कि ये खुद से इस शक्ल में पाया जाए। आम तौर पर ये मिलता है फॉस्फेट की शक्ल में। तो ये यहाँ पर ये ऑरेंज रंग में ये है फॉस्फोरस एटम और ये जुड़ा हुआ है 4 ऑक्सीजन से यहाँ। और कम से कम जिस तरह ये हमें यहाँ नज़र आ रहा है इससे लग रहा है कि इसका चार्ज होगा -3। तो ये बनाएगा आयोनिक बॉन्ड्स दूसरी चीज़ों से और इनमें से किसी एक ऑक्सीजन का होगा कोवलेंट बॉन्ड, या फिर आप बना सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हैं हाइड्रोजन से, लेकिन ये है सबसे आम शक्ल जो आपको मिलेगी। तो ये फॉस्फोरस जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसे हम कहेंगे फॉस्फेट, और आप बायोलॉजी में इसे देख सकते हैं कुछ अहम तरीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ये यहाँ मौजूद है डीएनए, और डीएनए और आरएनए दोनों में मौजूद होती है बुनियाद, या कह लें कि बैकबोन फॉस्फेट की। आप यहाँ देख सकते हैं, शायद बैकबोन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ठीक होगा। तो बैकबोन है हमारी डीएनए मॉलिक्यूल्स की। आप देख सकते हैं ये फॉस्फेट्स यहाँ, और यहाँ दरमियान में भी फॉस्फेट के आप देख सकते हैं फॉस्फोरस एटम। अब इस तरफ आते हैं, ये यहाँ पर आपके पास है एटीपी। हमने इसका जिक्र बायोलॉजी में हमेशा सुना भी है, किया भी है और बहुत दफ़ा पढ़ा भी है। ये है तवानाई का घर बायोलॉजी के निज़ाम में। एटीपी से मुराद है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपके पास यहाँ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, और अगर आप एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से तोड़कर निकाल लें तो ये करेगा कुछ रिएक्शंस। ये तब्दील कर सकता है एंजाइम्स की साख्त को, और ये और भी दिलचस्प चीज़ें कर सकता है। तो उम्मीद है कि आप इसकी तारीफ तो ज़रूर करेंगे। फॉस्फेट जो है वो बहुत अहम है ज़िंदगी और हयात के लिए, क्योंकि ज़िंदगी और हयात में बहुत अहम किरदार रखते हैं ये दोनों हजरात जिनका नाम है एटीपी और डीएनए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ फॉस्फेट मुंसलिक होता है। तो अब फॉस्फेट जो है, या फॉस्फोरस कहना चाहिए मुझे, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है कार्बन और नाइट्रोजन से। जैसे ये किसी ख़ास गैस में नहीं मिलता या माहौल में भी ये नहीं मिलता, बल्कि फॉस्फेट मिलता है पत्थरों में। अगर हम इसकी बात करें, ये कहलाता है फॉस्फेट बेस्ड रॉक, और इसमें दूसरे एलिमेंट्स भी पाए जाएंगे। इसमें हो सकता है क्लोरीन वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ किस्म के फॉस्फेट रॉक्स भी पाए जाते हैं। समझे, मैं यहाँ ये जैसे मिट्टी बना रही हूँ और इसमें मौजूद हैं फॉस्फेट्स, तो ये इजाज़त देता है पौधों को इस मिट्टी में बढ़ने की। तो ये एक पौधा है जो बढ़ रहा है मिट्टी में, और ये पौधा, जैसे कि हमने पहले बात की कि ये माहौल में से कार्बन लेता है, इसको फिक्स करता है रोशनी की तवानाई इस्तेमाल करके, और फिर इसे ठिकाने लगाता है। लेकिन बात यहाँ ज़्यादा अहम है फॉस्फेट की, जो आ रही है इस मिट्टी से, और ये मदद करेगी इस पौधे को बढ़ने में, क्योंकि इस पौधे को इसकी ज़रूरत है एटीपी के लिए, इसके डीएनए के लिए और दीगर चीज़ों के लिए भी। फॉस्फेट जब भी बात की जाती है पौधों की तो कहलाता है रेट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, जिससे मुराद है वो ग़िज़ाई अज्जा पौधों के लिए कि जो कंट्रोल करता है इसके बढ़ने और बनने की तादाद को। इसलिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में मौजूद होता है फॉस्फोरस या फॉस्फेट, या फिर कुछ में होता है नाइट्रोजन भी। तो अगली दफ़ा जब भी आप फर्टिलाइजर्स खरीदने का सोचें तो देखिएगा इसके पैकेट के पीछे, तो आपको नज़र आएगा फॉस्फेट, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है पौधों की नशोनुमा के लिए। अब आप कहेंगे कि मेरे जिस्म में भी डीएनए और एटीपी है, मुझे कैसे मिलेगा फॉस्फेट? तो आपको ये मिलेगा पौधों को खाने से। तो ये हैं आप, माज़रत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, ये हैं आप पौधे खाते हुए। तो ये पौधा गया वापस यहाँ। अब कैसे ये सब कुछ एक साइकिल बनाता है? तो जब भी इनमें से एक जानदार मर जाएगा, और ये बात हमने पहले भी की है कि एक मरा हुआ पौधा एक मरे हुए जानवर का भी सबब बनता है। लग रहा है कोई ड्रामे का डायलॉग बोल रही हूँ। तो जब भी आप देखें कि एक पौधा मर गया है तो सोचें इसको दफना दिया यहाँ कहीं मिट्टी में, तो ये रहा एक मरा हुआ पौधा यहाँ। तो जो फॉस्फेट्स हैं इस पौधे में, ये एक तरह से वापस चले गए इस मिट्टी के अंदर। तो आप इसे एक खासी तंग साइकिल के तौर पर देख सकते हैं, और यही चीज़ होगी जब आप या मैं इस दुनिया से रुखसत होंगे। हम दफनाए जाएंगे तो जो फॉस्फेट्स हैं वो वापस चले जाएंगे मिट्टी या सॉइल के अंदर। पर इसके और भी तरीके हैं कि जिनसे
فاسفورس ریسائکل ہو سکتا ہے۔ اسے آپ تھوڑے بڑے پیمانے پر سوچیں تو اگر سوچیں کہ ہے ایک دریا یہاں پر، تو یہ دریا لے جا سکتا ہے سوئل سے فاسفیٹ کو سمندر تک، اور پھر وہ فاسفیٹس استعمال کرتے ہیں سمندر میں رہنے والے جاندار، اور جب سمندر کا وہ جاندار مر جاتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے سمندر کی تہہ تک، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس بنیاد یا تہہ سے ایک پودا نکل سکتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے یہ سائیکل کام کرتی ہے، اور ہم یہ کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ انسانوں کا کہنا ہے کہ اگر فاسفیٹ ریٹ لمیٹنگ فیکٹر ہے پودوں کی نشو و نما کے لیے، اور ہمیں بہت سارے پودے اگانے ہیں خود کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنی نشو و نما کے لیے، تو ہم نے اسے مائن کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہم نے اسے اور زیادہ ڈالنا شروع کر دیا ہے مٹی میں۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ہونا شروع ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے دریاؤں سے کافی دھلنا بھی شروع ہو گیا ہے اور پہنچانا شروع ہو گیا ہے آخر کار سمندر تک، اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ہمارے بائیوسفیئر کے لیے بہت اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔